छात्रों, बी ए फर्स्ट ईयर पब्लिक एड लोक प्रशासन सेकंड सेमेस्टर। पेपर का नाम है आपका भारत में लोक प्रशासन सेकंड सेमेस्टर। और जो आज हम आपको जो टॉपिक पढ़ाएंगे, जो प्रकरण पढ़ाएंगे, वो प्रकरण का नाम है लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण। प्रशासन में जो टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक का नाम है लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण। संसदीय नियंत्रण यानी लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण किस तरीके से होता। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि लोक प्रशासन पर नियंत्रण किस तरीके से होता है। क्या लोक प्रशासन पर नियंत्रण रखना जरूरी है? और लोक प्रशासन पर जो नियंत्रण रखा जाता है वो किस प्रकार से रखा जाता है, नियंत्रण क्यों रखना जरूरी? तो देखिए, लोक प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी एवं संवेदनशील बनाने के लिए सार्थक एवं प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था का होना जरूरी है। यानी लोक प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी तथा संवेदनशील बनाने के लिए सार्थक एवं प्रभावी नियंत्रण आवश्यक होता है या आवश्यक है, क्योंकि नियंत्रण के अभाव में कुप्रबंध की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि बिना नियंत्रण के कुप्रबंध की समस्याएं पैदा होती है, इसलिए लोक प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है। यानी लोक प्रशासन पर नियंत्रण रखने का कारण यह है कि जनता के प्रति उत्तरदायी रहे, है कि नहीं, जिससे उत्तरदायी रखने के लिए तथा संवेदनशील बनाए रखने के लिए सार्थक एवं प्रभावी नियंत्रण होना अनिवार्य है। अन्यथा क्या होगा कि नियंत्रण के अभाव में कुप्रबंध की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि लोक प्रशासन पर नियंत्रण किस तरीके से रखा जाता है। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं, संगठन के आकार और उद्देश्यों या प्रकृति के अनुसार संगठन के आकार, उद्देश्यों, प्रकृति के अनुसार नियंत्रण की जो विधियां हैं, संगठन के आकार, उद्देश्यों या प्रकृति के अनुसार नियंत्रण की जो विधियां हैं वो भिन्न भिन्न हो सकती है। संगठन होता है, उस संगठन की प्रकृति, उसके स्वरूप के आधार पर जो नियंत्रण की जो विधियां हैं, जो पद्धतियां हैं, जो प्रणालियां हैं, वो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग हो सकती है। तो इस तरीके से प्रशासन पर नियंत्रण होता है। अब आता है कि प्रशासन में नियंत्रण के दो उद्देश्य। जो प्रशासन है उस पर जो नियंत्रण के जो उद्देश्य होते हैं वो दो उद्देश्य होते हैं। यानी केवल ये कि प्रशासन पर नियंत्रण के उद्देश्य। तो देखिए, प्रशासन पर जो नियंत्रण के उद्देश्य होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखिए। एक तो होता है वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग। वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग रोकना। एक तो ये उद्देश्य है। एक तो कौन सा उद्देश्य है? ये वाला, वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग रोकना। एक तो ये होता है। दूसरा होता है जो आपको बताता हूं, संविधान, कानून, नीतियों, संविधान, कानून, नीतियों और नियमों के अनुरूप और
निर्धारित निर्धारित नियम निर्धारित नियमों के अनुरूप है कि नहीं, कार्यों का संचालन, अनुरूप कार्यों का संचालन करना या करवाना, संचालन कराना, ये दो उद्देश्य होते हैं लोक प्रशासन पर नियंत्रण। यानी मैं ये कह सकता हूं कि लोक प्रशासन पर नियंत्रण रखने के दो उद्देश्य होते हैं। और जो पहला जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग रोकना। जो हमारे जो वित्तीय संसाधन उनका दुरुपयोग रोकेंगे, यदि हम उस पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो ये जो प्रशासन है, जो लोक प्रशासन है, वो हमारे वित्तीय संसाधनों का क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा बिना नियंत्रण। इसलिए नियंत्रण जरूरी है, नहीं तो जो लोक प्रशासन के जो उच्च अधिकारी है वो उस वित्त का दुरुपयोग करेंगे, जैसा चाहेगा वैसा खर्चा करेंगे। और आपको पता है ये जो पैसा है जनता की मेहनत का, इसीलिए नियंत्रण रखने के लिए बहुत जरूरी है कि भाई जो लोक प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो वित्त का दुरुपयोग नहीं करेंगे। एक उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य यह है कि संविधान, कानून, नीति और निर्धारित नियमों के अनुरूप कार्यों का संचालन कराना। यदि नियंत्रण नहीं होगा तो संविधान के विपरीत काम करेंगे, नीतियों को तोड़ेंगे, कानूनों के अनुरूप काम करेंगे और जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। इसीलिए प्रभावी नियंत्रण रखना जरूरी है। और प्रभावी जो नियंत्रण रखने के लिए, जब प्रभावी नियंत्रण रहेगा तो संविधान, कानून, नीतियों और निर्धारित नियमों के अनुरूप लोक प्रशासन क्या करेगा, कार्य करेगा, नियमों के अनुरूप रहकर के, नियमों के दायरे में रहकर के काम करेगा। और यदि वो नियमों का दुरुपयोग करेगा, नियमों को ताक में रख करके कार्य करेगा, तो उसे कानून के द्वारा क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। इसलिए वो अधिकारी के मन में भय बना रहे, कानूनों के नियमों के अनुसार कार्य करे, इसीलिए प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है। अब बात आती है कि जो प्रशासन है उसमें जो नियंत्रण जो रखा जाता है वो किस तरीके से रखा जाता है। तो देखिए, सामान्य वित्तीय नियंत्रण के लिए वित्त मंत्रालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा संसदीय प्रक्रियाएं, समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी वित्तीय नियंत्रण का दुरुपयोग रोकने के लिए, वित्तीय नियंत्रण को रोकने के लिए वित्त मंत्रालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा संसदीय प्रक्रियाएं तथा समितियां की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है वित्त का दुरुपयोग रोकने, वित्त का दुरुपयोग रोकने के लिए वित्त मंत्रालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संसदीय प्रक्रियाएं, नियम प्रक्रिया और बहुत सारी जो समितियां होती है वो वित्त के दुरुपयोग को नियंत्रण रखने के लिए कार्यरत रहती है। वो एक एक हिसाब पर नियंत्रण रखती है। तो ये तो हो जाता है वित्तीय नियंत्रण का दुरुपयोग रोकने वाला। अब बात आती है कि संसदीय प्रक्रिया, समिति में देखिए, समग्र लोक प्रशासन पर नियंत्रण के 3 स्वरूप हैं और जो समग्र संपूर्ण लोक प्रशासन पर नियंत्रण रखने के जो स्वरूप है वो 3 हैं। यानी लोक प्रशासन पर, संपूर्ण लोक प्रशासन पर नियंत्रण रखने की जो प्रक्रियाएं, जो स्वरूप हैं वो 3 हैं। और वो 3 कौन से हैं संपूर्ण प्रशासन पर नियंत्रण रखने के? एक तो होता है संसदीय नियम, एक तो कौन होता है संसदीय नियम, एक तो होता है संपूर्ण लोक प्रशासन पर
लोक प्रशासन पर नियंत्रण नियंत्रण के स्वरूप कितने हैं? 3 हैं। 3 तरीके होते हैं सबको लोक प्रशासन पर नियंत्रण रखने के, और जो एक होता है जो पहला लिखिए संसदीय नियंत्रण। कौन सा होता है? संसदीय नियंत्रण। और दूसरा है कार्यपालिका नियंत्रण। दूसरा कौन सा है? कार्यपालिका नियंत्रण। और जो तीसरा है वो है न्यायिक नियंत्रण। न्यायिक नियंत्रण यानी 3 संपूर्ण लोक प्रशासन पर इन 3 रूपों से, इन 3 प्रकार से प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है। जो पहला कौन सा? संसदीय नियंत्रण। दूसरा कौन सा? कार्यपालिका नियंत्रण। तीसरा कौन सा? न्यायिक नियंत्रण। तो हम ये कह सकते हैं कि इसलिए लोक प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है। ये तो चर्चा थी सामान्य। अब जो हमारे जो टॉपिक यहाँ पे चल रहा था उस पर है कि संसदीय नियंत्रण, तो संसदीय विधि के द्वारा कैसे नियंत्रण रखा जाता है, तो इस बारे में हम अब आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे। तो देखिए संसदीय प्रकरण किस तरीके से रखा जाता है उसके बारे में हम बताते हैं। भारत में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा मिलकर संसद कहलाते हैं। भारत में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर, ये तीनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? संसद कहलाते हैं। संसदीय नियंत्रण की विधायी नियंत्रण भी कहा जाता है। संसदीय नियंत्रण को विधायी नियंत्रण भी कहा जाता है। संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से। इन तीनों से मिलकर के क्या बनता है? संसद बनती है। और संसदीय नियंत्रण को विधायी नियंत्रण भी कहा जाता है। अब तो देखिए जैसे संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति द्वारा क्या बनती है? संसद। ये संसदीय विधि नियंत्रण रखा जाता है। संसदीय विधि को हम विधायी नियंत्रण भी कह सकते हैं, क्योंकि देश के समस्त कानूनों या विधानों का निर्माण स्वीकृति संसद के द्वारा प्राप्त होती है। देश के जितने भी जो कानून होते हैं या जो विधानों का जो निर्माण होता है वो संसद के द्वारा ही किया जाता है। देश के जो कानून जो या विधान जो बनते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं? संसद के द्वारा बने जाते हैं। इसलिए संसदीय नियंत्रण 2 प्रकार का होता है। संसदीय नियंत्रण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। और जो पहला होता है वो ये कहलाता है संसद की नियमित प्रक्रिया। संसदीय की नियमित प्रक्रियाएं, संसद की नियमित प्रक्रिया। और दूसरा क्या कहलाता है? संसद की नियमित प्रक्रियाओं के द्वारा नियंत्रण। संसद की नियमित प्रक्रियाओं के द्वारा नियंत्रण। एक तो यह है, यानी संसद की जो प्रतिदिन की जो नियंत्रणकारी होती है, प्रतिक्रिया उनके द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। और दूसरा होता है संसदीय समितियों द्वारा नियंत्रण। दूसरा कौन सा होता है? संसदीय समितियों द्वारा नियंत्रण। संसदीय समितियों द्वारा नियंत्रण, यानी हम कह सकते हैं द्वारा नियंत्रण, यानी हम कह सकते हैं कि संसद के द्वारा या संसदीय व्यवस्था के
लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण दो प्रकार से रखा जाता है, और एक जो कहा जाता है संसद की नियमित प्रक्रियाओं के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है, और जो दूसरा होता है संसदीय समितियों द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। किस पर नियंत्रण रखा जाता है? लोक प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है। यानी संसदीय या विधायी नियंत्रण जो रखा जाता है वो दो तरीके से रखा जाता है। किस पर? लोक प्रशासन। अब संसदीय की नियमित प्रक्रियाओं के द्वारा कैसे नियंत्रण रखा जाता है, तो हमने ये इसको दो भागों में बांटा। एक पहला ये हो गया संसदीय नियंत्रण, और दूसरा होगा संसदीय समितियों द्वारा नियंत्रण। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करते हैं वो संसद की नियमित प्रक्रियाओं के द्वारा नियंत्रण पर करते हैं कि भाई संसद की नियमित प्रक्रियाओं के द्वारा लोक प्रशासन का नियंत्रण किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए छात्रों, सबसे मैं पहले बताता हूं कि सबसे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण, यानी अपन ये देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में विधायी नियंत्रण एक महत्वपूर्ण साधन है जो सरकार के कानूनों, नीतियों, बजट की स्वीकृति के अतिरिक्त कई तरीकों से लोक प्रशासन को सजग, सक्रिय, जवाबदेह बनाया जाता है। यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में विधायी नियंत्रण एक महत्वपूर्ण साधन है जो सरकार के कानूनों, नीतियों, जो सरकार के कानूनों, नीतियों तथा बजट की स्वीकृति के अतिरिक्त अन्य कई तरीकों से लोक प्रशासन को सजग, सक्रिय, जवाबदेह बनाने रखने में सहायक है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि संसद में बैठकर, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि संसद में बैठकर न केवल देश का भविष्य तय करते हैं बल्कि देश की प्रशासनिक प्रक्रियाओं की भी समीक्षा करते हैं। जो देश के जनता द्वारा जो निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं वो संसद में बैठकर देश के लिए कानून निर्माण नहीं करते बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं की भी समीक्षा करते हैं। इस तरीके से जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं और समस्याओं को राष्ट्र के समक्ष लाने तथा उन पर सार्थक बहस, डिबेट, वाद विवाद करने का एकमात्र जो मंच है वो क्या है? विधायी का ही है, अर्थात क्या है? संसद ही है। इसीलिए प्रत्येक देश में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में विपक्षी जो होते हैं, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में राजनीतिक पार्टियां सरकार को आए दिन कटघरे में खड़ा करती है और संतोषजनक उत्तर मांगती है। और क्या करती है? संतोषजनक उत्तर मांगती है। इसी तरीके से भारतीय शासन में प्रणाली में, भारत में भी कौन सी प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। भारत में कौन सी प्रणाली है भैया? संसदीय प्रणाली। और संसदीय प्रणाली है जो लोक प्रशासन पर नियंत्रण रखने में प्रभावी सिद्ध हुई है। जो भारत में संसदीय प्रणाली है उसके द्वारा लोक प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है, बहुत प्रभावी सिद्ध हुई। अब कैसे होता है? सबसे पहले वो नियंत्रण कैसे होता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण। सबसे पहले होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का क्या होता है? अभिभाषण। देखिए, संसद का प्रत्येक नए अधिवेशन, संसद के प्रत्येक नए अधिवेशन से में राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। संसद का प्रत्येक अधिवेशन राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है और इस अभिभाषण में सत्तारूढ़ दल अर्थात सरकार दल की नीतियों, सत्तारूढ़ दल की नीतियों, कार्यक्रमों, सफलताओं तथा अन्य क्रियाओं का वर्णन होता है। अन्य क्रियाओं का क्या होता है? वर्णन होता है। इस अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद
करने के लिए 4 दिन का समय निर्धारित किया जाता है। यानी राष्ट्रपति जब संसद का अधिवेशन प्रारंभ होता है तो संसद का जो प्रत्येक नया अधिवेशन प्रारंभ होता है तो वो होता है राष्ट्रपति के अभिभाषण से। और जो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है उसमें जो सरकार की जो नीतियां होती है, कानून होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनका उसमें क्या होता है, उल्लेख होता है और राष्ट्रपति उनको पढ़ करके सुनाता है। कहने का मतलब यह है कि नए कानून का उसमें उल्लेख होता है और जो सरकार ने जो कार्य किया है ये उनकी उपलब्धियां गिनाता है राष्ट्रपति अपने अभिभाषण। फिर और जो अभिभाषण के बाद अगले जो 4 दिन होते हैं वो अगले जो 4 दिन का जो समय निर्धारित किया जाता है वो वाद विवाद के लिए निर्धारित किया जाता है, जिसमें विपक्षी दलों के सदस्य सरकार के कार्य तथा नीतियों की आलोचना करने एवं सामयिक समस्याओं का उजागर करने में पर्याप्त रुचि रखते हैं, क्योंकि अभिभाषण में सत्तारूढ़ दल की कार्यशैली का ही वर्णन होता है। क्योंकि अभिभाषण में सत्तारूढ़ दल की कार्यशैली का क्या होता है, वर्णन होता है, जिसमें अनेक बिंदु ऐसे मिल जाते हैं जिन पर पर्याप्त चर्चा हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है, अभिभाषण। संसद का जो अधिवेशन प्रारंभ होता है उसमें सबसे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। अभिभाषण में जो होता लिखा हुआ होता है उसमें सत्तारूढ़ जो दल है उसमें सरकार उसकी नीति, कार्यक्रम और कानून का उल्लेख होता है। फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो अगले जो समय तय किया जाता है 4 दिन का, उसमें जो प्रतिपक्ष जो विपक्षी दल के जो नेता हैं वो सरकार की नीतियों की आलोचना, सरकार के कार्यों की आलोचना करते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। क्योंकि जो सरकार के जो कार्य, जो नीतियां जो कार्याभिभाषण में होते हैं उनमें पर्याप्त सरकार की खिंचाई करने के सबूत प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए नियंत्रण कर सरकार का नियंत्रण कौन, प्रतिपक्ष को जवाब देना पड़ता है किसके द्वारा, सत्तारूढ़ दल के द्वारा। अब जो अगला जो पॉइंट है वो हमारा है बजट पर चर्चा।